अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ बगैर वक्त जाया किया चलते हैं। हमारे साथ हैं रिजवान रजी। दादा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादा हजूर, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए, मैं आपके इसमें आया था, ये टॉक शॉक में। तो मैंने कहा था कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो अगली क़यादत बनेगी। ठीक है, तो वो प्रेडिक्शन तो मेरी पूरी हो गई। अब आपने आज कौन सी प्रेडिक्शन करवानी है मुझसे? हमें याद है, आपने बहुत बड़ी बात की थी कि अगली जो क़यादत है वो मरियम नवाज होगी और मरियम नवाज ही फैसले करेगी कौन कहां पर बैठेगा, क्या करेगा। और इसमें कोई शक नहीं, वो आपकी बिल्कुल पूरी हुई। मुझे जरा ये बताएं कि पंजाबी च अक्सर कहते हैं कि एक बंदा सी थे वो हमेशा ही चला जावे कि दुआ मंगे कि बाबा जी मेरी लाटरी कढ़ा दियो, बाबा जी मेरी लाटरी कढ़ा दियो। तो बाबा जी ने एक दिन तंग आके कहा कि पुत्र पहले लाटरी तो लै ला। ये पीटीआई तो इस पूरे केस में किसी दौड़ में शामिल ही नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद थी ना जी शामिल इस दौड़ में, वो सीटों के लिए जा रही थी ना। तो ये बगैर लाटरी लिए ही जो निकल आई है, इस पर क्या फरमाएंगे सर आप? देखिए, ये तीसरा थर्ड लास्ट डे था या सेकंड लास्ट डे था समात का। तो उस वक्त पीटीआई के वकील जो थे उन्होंने खड़े होकर जब ये कहा कि हमने फरीक बनने के लिए दरखास्त दे दी है, तो जजिस का डिजाइन तो उस वक्त ही नजर आ गया था कि अंदर से बैठ के किस तरह पीटीआई, क्योंकि उससे पहले ये बहस हो रही थी कि पीटीआई फरीक नहीं है। तो एकदम वो उठ के उन्होंने कहा जी हम फरीक बनने के लिए हमने दरखास्त दे दी है। तो अपना चीफ जस्टिस ने उठते हुए कहा कि हाँ दे दीजिए, रजिस्ट्रार को नंबर लग के आएगा तो हम देख लेंगे। तो चोर ते कुत्ती रले हुए सन जी। अंदर से बाहर से बैठ के मिलके खेला जा रहा था और उसका नतीजा यही आना था जो आया है। और मीडिया के जरिए प्ले किया गया है और प्ले करके जजेस को एक बात का यकीन दिलाया गया है कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत से ऐसी तरमीम कर देगी कि आप में से बहुत सारे लोग चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। तो वो सारा ग्रुप एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया, इसको खेला गया। मैं पीएमएलएन को बहुत बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो आज भी इसी पे डटे हुए हैं कि हमने सोशल मीडिया नहीं बनाना। और मजे की बात मैं आपको बताऊं मजे की बात ये है संदेला साहब कि वो लोग जो चीफ जस्टिस साहब को गालियां बकते हैं, जो आर्मी चीफ को गालियां बकते हैं, वो इस्लामाबाद में फिर 10-10 लाख रुपए की नौकरियों से नवाजे जा रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ नहीं आएगी, ना आपके दिमाग में फिट आएगी ना मेरे दिमाग में फिट बैठेगी। ठीक है, और इसके बावजूद भी वो तारीख राहों के अंदर बनी कोठियों के अंदर खुलने वाले नए नए डिजिटल मीडिया सेटअप्स के अंदर 10-10 लाख की नौकरियों को नवाजे जा रहे हैं। लेकिन असल में ये नहीं है। इस फैसले का ये फैसला उसी दिन लिखा गया था। आपने मेरी बात गौर से सुननी है संदेला साहब। जी जी, मैं सुन रहा हूं दादा, मैं सुन रहा हूं आपकी बात सुन रहा हूं। ये फैसला उसी दिन लिखा गया था जिस दिन साइफर का फैसला उठा के अदालत ने बाहर फेंका था कि साइफर तो कोई मसला ही नहीं है। क्यों? साइफर एक खौफ वाली थी जो अमेरिकन ने बनाकर दी थी कि इमरान अहमद खान न्याजी इसके ऊपर खेले। आपको पता है पहली दफा जब साइफर गया है तो उसने वो उठा के साइड पे रख दिया था जी। फिर शाह महमूद कुरैशी उसके पास जाता है और ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। और शाह महमूद कुरैशी उसको कहता है कि आपने साइफर पढ़ा है? वो मैंने नहीं पढ़ा। शाह महमूद कुरैशी ने उस इंटरव्यू में बताया कि जी मुझे मुहिब्बे वतन दफ्तर खारजा के किसी बंदे ने बताया था, वो झूठ बकता है। उसको अमेरिका से कॉल आई थी कि ये दिखा जाके उसको कि इस पे खेलना है, फिर वो इस पे खेला। ठीक है, देखिए, और उसने तबाही फेर के रख दी। अब उसके अंदर देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वायलेट हुआ, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का रगड़ा निकाल दिया आपने। लेकिन 3 जज बैठ के कहते हैं जिनके पास अमेरिकन वो भी होता है, ग्रीन कार्ड भी होता है, वो कहते हैं तो कोई मसला ही नहीं है। सर आप इसको समझिए, ये एक कोऑर्डिनेटेड साजिश है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह जर्मनी के जजों ने फैसिलिटेट किया था हिटलर को, फैशिज्म को,
उसी तरह मौजूदा जजेस जो है वो फिर फैशिज्म को कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। और फैशिज्म हमेशा अदलिया की मावनत से आता रहा है। लैटिन अमेरिका की सारी तारीख उठा के देख लीजिए, वहां पे फैशिज्म हमेशा, और जहां पे भी आया दुनिया में, अदलिया की मावनत से और सहूलतकारी से आया है, एक बात। लेकिन इससे हटके अब आप इस तरफ आ जाइए कि जो ये हो रहा है, वो साइफर को मामले को ऐसे फेंका गया। अब जनाब ये भी फैसला जो है एक ऐसी पार्टी के हक में दिया गया जो कि इनिशियली फ्री थी, नहीं थी, और जिसने यही पॉइंट है। अच्छा, अब मसला ये है कि असेंबली के अंदर सिर्फ वो लोग पीटीआई के ओहदेदार होने के दावेदार हैं जो कि पीटीआई के नुमाइंदे होने के दावेदार हैं जो पीटीआई के ओहदेदार हैं। बाकी सारे के सारे जो हैं वो चले गए हैं उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर। 15 दिन जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए, जो आइन के अंदर वो दे ही नहीं सकते। वो मामे लगते हैं, आइन को रीराइट नहीं कर रहे, मसक कर रहे हैं ये लोग। ये मस्करे जो हैं ये अपनी नौकरी बचाने के लिए आइन को मसक कर रहे हैं, ठीक है। अब आइन को मसक करने की बात मैं आपको अर्ज करूं कि 3 दिन होते हैं जबकि किसी भी पार्टी के लोग, आजाद लोग जो होते हैं, वो किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इन्होंने 15 दिन दे देते ना यार। यानी ये वो जो था एक जज जिसने आइन में तरमीम करने का हक दे दिया था जनरल मुशर्रफ को, ये तो उससे भी 5 हाथ आगे गुजर गए कि यानी आइन के अंदर 3 दिन लिखा है, इन्होंने 15 दिन दे दिया। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन सर हुआ क्या है, असल में है क्या, जो बात समझने की जरूरत है, और जो लोग दो तरफ से खेल रहे हैं उनको भी समझने की जरूरत है, ठीक है। यानी कि जो इमरान अहमद खान नियाजी का मेंटोर था जनरल तजम्मुल वापडा वाला, ठीक है, उसको, और मतलब कि माफिया देने वाले भी ये बात मेरी सुन ले गौर से, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मुखातब हूं। अब आप देखिए, अमेरिका को इस अमर का रंज है कि 20 साल के अंदर पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान के अदारों ने उसको खिलाया है अफगानिस्तान के अंदर, और जितना नुकसान हुआ है उसके अंदर ये लोग शरीक हैं। तो लिहाजा सजा देनी है, इनको ह्यूमिलिएट करना है, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के अदारों को ह्यूमिलिएट करना है। उस ह्यूमिलिएशन की इब्तिदा हो चुकी है। अगर किसी को नजर नहीं आ रही सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, तो वो अपनी नजर का और अपने दिमाग का इलाज करवाए। ये चल रहा है भाईजान। तो जिनके हाथ में ग्रीन कार्ड हैं, जिनकी जेबों के अंदर, जिनकी औलादें जो हैं वो अमेरिका की नेशनैलिटी रखती हैं या यूके की नेशनैलिटी रखती हैं, तो वो क्यों इस तरह के जो है वो उससे हटेंगे, उससे डेविएट करेंगे, उससे जाएंगे। असल टारगेट ये है। तो भाईजान मेरा और आपका तो कुछ स्टेक है ही नहीं जितना स्टेक उनका है, जो अंदर से बैठ के कहते हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। रावी चैन ही चैन लिख रहा, रावी दूसरों को यकीन दिखा रहा है, दिला रहा है कि कुछ नहीं होता। वो क्या हुआ जी, 111 सीटें आ गई उनकी, तो फिर क्या हो गया, अक्सरियत तो इनके पास है ना, जो हुकूमती था। भाई यहां से बनेगा मोमेंटम, इस फैसले के बाद बनना है मोमेंटम। और जो उसने पिछली को 11 कॉल्स दी है ना हड़ताल की, अब की कॉल आप देखिएगा। अब जिन्होंने इसको मीनारे पाकिस्तान के लिए बंदे फराम किए थे, अब वो यहां पे भी बंदे फराम करेंगे। अगर वो हाफिज आसम मुनीर शाह साहब को गाली बकने वाले को 10 लाख की नौकरी दे सकते हैं, तो वो बंदे नहीं प्रोवाइड कर सकते आइंदा के जलसे के लिए, जुलूस के लिए, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा यहाँ पे थोड़ा सा खोल दें, कौन कौन उस वक्त तो यही लोग साथ थे ना, जो आज मतलब जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अब कौन देंगे बंदे जी? उस वक्त तो हम लोग कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट बंदे दे रही है इमरान खान साहब को, अब बंदे कौन देगा? तो हो सकता है अब भी एस्टेब्लिशमेंट ही दे। ठीक है ना, हमें क्या पता भाई, हमें तो वो 10 लाख रुपए महीना वाली नौकरी हजम नहीं ना हो रही कि अगर एक बंदा हाफिज साहब को दिन रात गालियां दे रहा है। यार मैं 4 साल नौकरी नहीं कर सका किसी इदारे के अंदर जब मुझे निकलवाया गया। एग्री, ठीक है ना।
मेरे जाने से, मेरा विजिट होने से पहले फोन पहुंच जाया करता था कि इसको नहीं रखना। मैं किसी टीवी चैनल के ऊपर मेहमान के तौर पे चला जाता था, प्रोड्यूसर की शामत आ जाया करती थी उस वक्त, ठीक है ना। हमने तो सुकून से बैठ के गुजारा है। लेकिन ये कैसी एंटी एस्टेब्लिशमेंट सहाफी हैं हमारे कि उनके लिए 10-10 लाख रुपए की नौकरियों का एहतमाम होता है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही होता है। मतलब कि फिर मेरा मतलब है कि कोई ना कोई बंदा दोवां पासों खेड रहा है ना सर। कुत्ती चोरा नाल। मैं दोबारा दोहराना नहीं चाह रहा, लेकिन देखिए ये बात आपने मद्देनजर जरूर रखनी है कि अमेरिकन को पाक फौज के ऊपर गुस्सा बहुत है और उन्होंने उसको ह्यूमिलिएट करने का एहतमाम किया हुआ है। पाक फौज को सिंबलाइज कौन करता है? उसका चीफ करता है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर उसके चीफ को गालियां बकी जाती हैं, ट्रेंड बनाए जाते हैं, उसके नाम उल्टे सीधे रखे जाते हैं और ये ट्रेंड बनाने वाले कहा जाता है पाकिस्तान के बाहर से ये हरकत कर रहे हैं और बार बार हमें बताया जाता है कि उनको नहीं छोड़ा जाएगा और 9 मई वालों को नहीं छोड़ा जाएगा और ये किया जाएगा और वो किया जाएगा। कल किसी ने इस बात को डिस्कस ही नहीं किया कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में था वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। ठीक है ना। सही कह रहे हैं। इस बात को किसी ने नोटिस ही नहीं किया। तो ये सारी बातें इंडिकेटिव हैं कि अथॉरिटी की तरफ से सहूलतकारी शुरू हो चुकी हुई है और बहरहाल मैंने इस वजह से लिबर्टी ले ली है कि आप पाकिस्तान से बाहर मुकीम है और नहीं बिल्कुल ठीक है। लेकिन दादा मुझे जरा जसारत करने दे जरा। आपने नॉन स्टॉप बात की तो मुझे 2-3 तरह सवाल इसमें डालने दे इससे पहले कि टाइम मुक जावे। अब ये जो शाहरा दस्तूर है और पिंडी है, इसके दरमियान में पहले को मिसाइल थे या नहीं थे? इस फैसले के बाद कैसे देखते हैं आपके ये जो तल्लक रिश्तेदारी, तल्लक ईद ते सेवियां मिठियां जानियां आनियां रहेंगी या खत्म हो जाएंगी? क्या क्या कैसे देख रहे हैं इसको इस फैसले के बाद? नहीं देखिए सेवियां का तबादला तो जारी रहेगा। अच्छा, और गुडीज का तबादला भी रहेगा। आप अगर कोई तरमीम करना चाहेंगे तो लोग भी फराहम होंगे, वो कोई मसला नहीं। ठीक है, जिस तरह इमरान खान साहब की सहूलतकारी होती थी वैसी तो शायद करने की जरूरत पेश ना आए क्योंकि चाचू बड़े एक्टिव हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे ताल्लुकात रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन कोई दोनों तरफ से खेल रहा है, हाफिज साहब को उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। हाफिज साहब को उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। कल जरदारी साहब ने भी एक बड़क मारी है सर, उस पर क्या फरमाएंगे कि हम जानते हैं हुकूमत बनाई कैसे जाती है और गिराई कैसे जाती है। कम से कम जरदारी साहब अपनी हैसियत में ये तो नहीं ना कर सकते। आपको पता है इतना तो मतलब कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इशारा तो उनको भी हुआ ही होगा ना। सर जरदारी साहब के रास्ते के अंदर एक ही रुकावट है और वो रुकावट है कि इमरान अहमद खान न्याजी ने किसी से कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं करने। वो अपने अलावा किसी के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं देखता। वो अपनी